जलवायु का स्टार्ट करते हैं ना, जो आगे का है भारत की जलवायु। देखो इसमें भारत में जो वर्षा होती है वो कौन से मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से ज़्यादातर। लेकिन उत्तर पूर्वी मानसून जो है भारत में वर्षा नहीं करता। इसके अलावा तमिलनाडु में ये जो है उत्तर पूर्वी मानसून शीत ऋतु में यानी सर्दी के मौसम में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे वर्षा कर देता है। समझ गए? यानी भारत में जो वर्षा होती है वो किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिमी मानसून से। कितने परसेंट होती है? लगभग 90% जो वर्षा भारत में होती है वो दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक, उत्तर पूर्वी मानसून वैसे तो वर्षा नहीं करता है, लेकिन शीत ऋतु में पूर्वी घाट से टकरा के ये क्या करता है? कोरोमंडल तट पे वर्षा कर देता है। यानी अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि उत्तर पूर्वी मानसून भारत में वर्षा करता ही नहीं है, मतलब 1% भी वर्षा नहीं करता, तो ये बात गलत है क्योंकि ये पूर्वी तट से टकरा के कोरोमंडल तट जो कि तमिलनाडु में है उस पर वर्षा कर देता है। इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है लेकिन कम होती है। ठीक है, अब इसके बाद देख लो, एक सिद्धांत है जिसका नाम है तापीय संकल्पना सिद्धांत, जिसको 1686 में किसने दिया था? हैली ने दिया था। इसके बाद बेकर और स्टैम्प ने इस पे थोड़ा अपना विकास मतलब वर्क किया और इस सिद्धांत को और ज़्यादा महत्वपूर्ण बना दिया। किसने? बेकर और स्टैम्प ने दिया। किसने था? हैली और हैली ने दिया था। कब दिया था? 1686 में। इसमें क्या होता है? इस सिद्धांत के अनुसार मानसूनी पवनें जो होती हैं, पवनों को जलीय एवं स्थलीय समीर का ही बृहद रूप माना जाता है। मतलब इस सिद्धांत ने ये बताया था कि जो मानसूनी पवनें हैं उनको जलीय एवं स्थलीय समीर का बृहद रूप माना जाता है। समझ गए? कि मतलब जो मानसूनी पवनें चलती हैं वे पवनें कुछ और नहीं है बल्कि जो जलीय और स्थलीय समीर हैं उन्हीं का बढ़ा हुआ रूप माना जाता है। अब इसके बाद बात आती है विश्वती पछुआ पवनों की संकल्पना। किसकी? विश्वती पछुआ पवनों की संकल्पना। इसको किसने दिया था? आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि विश्वती पछुआ पवनों की संकल्पना का सिद्धांत किसने दिया, तो हम बताएंगे फिलॉन ने। ठीक है, इसमें क्या था? विश्वती पछुआ पवनों की संकल्पना में क्या था कि मानसूनी पवनों की उत्पत्ति जो हुई है, यानी मानसूनी पवनें कैसे बनी है? वायुदाब एवं पवन पेटियों के स्थानांतरण से बनी है। यानी मानसूनी पवनें जो है वायुदाब और पवन पेटियों के जब एक दूसरे में स्थानांतरण होता है तो इससे मानसूनी पवनें बनती हैं। ये किसने बताया था? फिलॉन ने बताया था। ठीक, इसके अलावा क्या है? दक्षिण पश्चिमी मानसून जो है, दक्षिण पश्चिमी मानसून विश्वती पछुआ पवनों का ही भारत में प्रवेश करना है। मतलब जो दक्षिण पश्चिमी मानसून जिससे वर्षा होती है भारत में 90%, ये जब भारत में प्रवेश करता है तो इसका मतलब क्या होता है? विश्वती पछुआ पवनों का भारत में प्रवेश हो जाता है। ठीक है, अब इसके अलावा और क्या है? इसी को उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की कल्पना कहा जाता है। मतलब जो हमारे पास विश्वती पछुआ पवनों की संकल्पना है उसी को कहा जाता है ITCZ। ITCZ का मतलब होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जिसको हिंदी में कहा जाता है उष्ण कटिबंधीय अभिसरण कल्पना। उष्ण कटिबंधीय अभिसरण की कल्पना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में प्रसार। इसमें दक्षिणी पश्चिमी मानसून का भारत में प्रसार कहाँ तक है? देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से सबसे ज्यादा भारत में वर्षा होती है, लगभग 90%। भारत में इसका विस्तार की बात कर रहे हैं। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से भारत में होने वाली वर्षा कौन सी है? पर्वतीय वर्षा। दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जो भारत में वर्षा होती है उस वर्षा को पर्वतीय प्रकार की वर्षा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद सबसे ज्यादा जो ये वर्षा करता है कहाँ पे करता है? मालाबार तट। मालाबार तट किसके पास है? केरल में है। तथा पश्चिमी घाट,
सबसे ज़्यादा सबसे पहले, ये गलत होगा, सबसे पहले वर्षा कहाँ करता है? मालाबार तट पे, क्योंकि जो मानसून आता है भारत में, जैसे ये भारत है मेरा, तो यहाँ पे जब मानसून आएगा ना तो सबसे पहले ये मालाबार तट है, तो यहीं पे सबसे पहले वर्षा करता है। ठीक, तट पर पश्चिमी घाट पर्वत से टकराकर वहां वर्षा करता है, फिर उसके बाद ये पश्चिमी घाट से टकराता है। 1 जून को वर्षा, मतलब 1 जून अप्रोक्सीमेट है कि 1 जून को मानसून भारत में प्रवेश कर जाता है, तो टकराकर मानसून वर्षा करता है। ठीक है, इसको जो 1 जून को जब मालाबार तट पर दक्षिण पश्चिमी मानसून प्रवेश करता है, तो इसको क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फोट, यानी मानसून का क्या कहते हैं, प्रस्फोट हो गया, यानी मानसून भारत में प्रवेश कर गया। ठीक है, इसके बाद पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर वर्षा करता है। सबसे पहले जो ये मानसून आता है, दक्षिण पश्चिमी मानसून, ये केरल के मालाबार तट पर पश्चिमी घाट से टकरा कर वर्षा करता है। ठीक है, 1 जून को जो है ये टकराता है, इस तारीख को क्या कहा जाता है? मानसून प्रस्फटन कहा जाता है, मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, मानसून प्रस्फोट कहा जाता है, मतलब मानसून का ब्लास्ट हो गया। इसके बाद पूरे पश्चिमी तटीय मैदान पर ये वर्षा करता है। ठीक, शिलोंग का जो पठार है, जो मेघालय में है, शिलोंग का जो पठार है जो कि मेघालय में है, ये तीन और पहाड़ियों, शिलोंग का पठार जो 3 और पहाड़ियों से घिरा हुआ है। शिलोंग पठार की 3 पहाड़ियों पर कौन सी पहाड़ियां हैं? एक गारो है, एक खासी है, एक जैंतिया है। यानी शिलोंग पठार के अंदर जो 3 पहाड़ियां हैं, कौन कौन सी पहाड़ियां हैं? गारो, खासी, जैंतिया। ठीक है, उसमें से खासी पहाड़ी पर स्थित एक जगह है, कौन सी है? चेरापूंजी। खासी पहाड़ी पर एक जगह है चेरापूंजी और मोहसिन राम, यानी ये जो पहाड़ी है खासी, इसमें एक जगह है चेरापूंजी और मोहसिन राम, जहां पर 1080 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। यानी भारत में सबसे ज्यादा वर्षा पूछा जाएगा तो हम बताएंगे मेघालय में होती है। अब पूछा जाएगा किस पहाड़ी पे होती है, तो खासी में होती है, गारो में नहीं, खासी में होती है। किस जगह पे होती है, तो हम बताएंगे चेरापूंजी पे होती है। और उसके अलावा मोहसिन राम पे भी होती है। कितने सेंटीमीटर होती है? तो 1080 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये तीनों क्वेश्चन जनरेट होंगे। पहला क्वेश्चन आपसे पूछता है सबसे ज्यादा भारत में किस पहाड़ी पे वर्षा होती है, तो हम बताएंगे खासी पे। किस पठार पे होती है, तो बताएंगे शिलोंग पठार पे। फिर उसके बाद पूछेगा कौन सी जगह है, तो चेरापूंजी, मोहसिनराम। फिर उसके बाद पूछ लेगा कि कितने सेंटीमीटर तक होती है, तो 1080 सेंटीमीटर तक होती है, इससे भी अधिक हो जाती है। ठीक है, अब सुनो, मोहसिन राम जो है, मोहसिन राम ये विश्व में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान भी है। मतलब मोहसिन राम जो है, विश्व में जहां पर भी वर्षा होती है उसमें सबसे ज्यादा मोहसिन राम पे वर्षा होती है। ठीक है, इसके बाद समानता जून के प्रथम सप्ताह, यानी जब जून का पहला सप्ताह आता है, में मानसून भारतीय प्रायद्वीप के दक्षिणी छोर में प्रवेश करता है। मतलब जून के पहले सप्ताह में ही मानसून जो है वो प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणी छोर पे प्रवेश कर जाता है, क्योंकि यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे, तो ये एक हफ्ते का, जून का जब स्टार्ट होता है तो उसके 1 वीक में के अंदर भारत में आ जाता है। वैसे ये ज्यादातर जो है वो 1 जून तक आ जाता है, लेकिन आगे पीछे होगा तो 1 हफ्ते के अंदर दक्षिणी पश्चिमी छोर पे भारत से टकरा जाएगा। कौन सा मानसून? कौन सा मानसून है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। इससे कितनी वर्षा होती है? 90% जो वर्षा होती है इसी से होती है भारत में। ठीक है, इसके बाद ये 2 भागों में बढ़ जाता है। जैसे ये आया भारत पे, मानसून भारत पे आया, भारत में आने के बाद जब भारत से टकराया तो यहाँ पे पहाड़ियाँ है, इसकी वजह से क्या होता है, यहाँ से जब प्रवेश करेगा तो ये कुछ भाग इधर चला जाएगा, कुछ भाग इधर चला जाएगा। तो वही बता रहा है कि ये 2 भागों में बढ़ जाता है। ठीक है, एक भाग जो जाता है अरब सागर में जाता है, दूसरा भाग जाता है बंगाल की खाड़ी पे। ठीक, ये दोनों शाखाएं गंगा के मैदान के उत्तर पश्चिम भाग में आपस में मिलती हैं। यानी ये दोनों जो हैं गंगा के मैदान पे आएंगी, ये यहाँ से जाएगा, फिर ये यहाँ से ऐसे घूम के आएगा, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगी? गंगा के मैदान पे
उत्तर पश्चिमी भाग पर मिलती हैं। भारत सॉरी मानसून की वापसी कब होती है? भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर में स्टार्ट हो जाता है, मानसून वापस जाने लगता है। मानसून की वापसी भारत के उत्तर पश्चिमी राज्यों से सितंबर से प्रारंभ हो जाती है। जैसे मानसून का प्रारंभ कब होता है? जून में होता है। तो वैसे ही मानसून जो है, जो आया था, वो वापस कब जाने लगता है? सितंबर से। दिसंबर के प्रारंभ में क्या होता है? दिसंबर के प्रारंभ तक देश से मानसून की वापसी हो जाती है। दिसंबर के प्रारंभ जब दिसंबर स्टार्ट होता है तो मानसून पूरी तरीके से भारत से चला जाता है। ठीक है। बंगाल की खाड़ी की शाखा जो है, बंगाल की खाड़ी की शाखा शिलोंग पठार से टकराने के बाद सुरमा घाटी के रास्ते असम में प्रवेश करती है। यानी जो बंगाल की खाड़ी, दो शाखाएं थी, एक अरब सागर में गई, दूसरी बंगाल में गई। तो बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है वो शिलोंग पठार से टकराती है और सुरमा घाटी कहाँ पे? असम, ठीक है, के रास्ते भारत में प्रवेश करती है और ब्रह्मपुत्र घाटी में पहुंच जाती है। कहाँ पहुंच जाती है? ब्रह्मपुत्र घाटी पे। ब्रह्मपुत्र घाटी तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरा हो, ठीक है, ब्रह्मपुत्र घाटी तीन तरफ से पहाड़ियों से घिरी है। ब्रह्मपुत्र घाटी में पर्याप्त मात्रा में वर्षा होती है। किससे वर्षा होती है? बंगाल की खाड़ी की जो शाखा है, ठीक है। अब इसके बाद पवने पवने पहाड़ियों के ढालों के सहारे तेजी से ऊपर उठते हैं। इसके जो पवने हैं, जो ढाल हैं किसकी? पहाड़ियों की, उसके सहारे ये ऊपर उठती जाती हैं। इसके बाद बंगाल की खाड़ी की एक शाखा जो है हुगली नदी के मुहाने के समीप से उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है। मतलब एक शाखा जो है शिलोंग के पठार से टकराती है, दूसरी शाखा हुगली नदी के सहारे भारत के कहाँ पे प्रवेश करती है? उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है। उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से प्राप्त होने वाली वर्षा की मात्रा पूर्व से पश्चिम की ओर क्रमशः घटती जाती है। यानी पूरब में ज्यादा होगी, फिर उसका पश्चिम में राजस्थान में वर्षा कम होती है। किससे? जो हुगली नदी के सहारे जाते हुए भारत के उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश की उस शाखा से, बंगाल की शाखा जो थी, ठीक है। दिल्ली जो है अंतिम स्थल है जहां पर बंगाल की खाड़ी की शाखा द्वारा वर्षा होती है। अब आपसे पूछेगा कि भारत में कौन सा स्थल ऐसा है, मतलब अंतिम स्थल है, जहां पर बंगाल की खाड़ी के द्वारा जो वर्षा होती है, तो बता देंगे दिल्ली। इसके बाद देखो, राजस्थान में अरावली पर्वतमाला, पहले तो क्वेश्चन ये पता होना चाहिए कि अरावली पर्वतमाला कहाँ पे है? राजस्थान पे। राजस्थान में अरावली पर्वतमाला बंगाल की खाड़ी की शाखा के मार्ग में आता है। मतलब जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है वो, उसके रास्ते में कौन आ जाता है? अरावली पर्वतमाला, या मार्ग में आता है। यहाँ की तो वर्षा नहीं होती। वर्षा इस वजह से नहीं होती कि जब तक उसका जो पानी होता है सब निकल जाता है, ठीक है, और उसका जी टकराने के बाद इसको राजस्थान की ओर जाने नहीं देता, तो इससे राजस्थान में वर्षा नहीं हो पाती। अब इसके बाद फेरल के नियम के जब बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत के मैदान में प्रवेश करती है तो शिवालिक श्रेणी की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। यानी फेरल के नियम के अनुसार क्या था कि बंगाल की खाड़ी की शाखा उत्तर भारत में के मैदान में जब प्रवेश करेगी तो शिवालिक श्रेणियों की ओर बढ़ने का प्रयास करती है। ये प्रवेश नहीं, प्रयास करती है, ठीक है। यही कारण है कि इन पवनों द्वारा शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी ढालों पर अच्छी वर्षा होती है। तो इससे क्या होगा? जो शिवालिक श्रेणी की दक्षिणी भाग है उससे क्या होगा? उसमें अधिक वर्षा हो जाएगी। अब इसके बाद देखो, उत्तर भारत के मैदान में बंगाल की खाड़ी की शाखा से सबसे ज्यादा वर्षा शिवालिक के समीप होती है। किसके समीप होती है? शिवालिक के समीप होती है, ठीक है। अब इसके बाद देख लो वर्षा का वितरण कैसे है। भारत में मानसून का निवर्तन मतलब जब मानसून वापस आने लगता है 1 सितंबर से प्रारंभ होता है। मानसून का निवर्तन जो है, निवर्तन मतलब होता है कि पानी जो है, मानसून जो है वो वापस जाने लगा। मानसून का निवर्तन 1 सितंबर से तो सबसे पहले राजस्थान से स्टार्ट होता है, सबसे बाद में राजस्थान में पहुंचता है और सबसे पहले यहाँ से भागता है मानसून, ठीक है। प्रारंभ होता है 15 अक्टूबर तक, आते आते मानसून समस्त भारत से वापस हो चुका होता है, ठीक है। भारत में मानसून के निवर्तन की आदर्श
अवधि 1 सितंबर से 15 अक्टूबर है। क्या है? 1 सितंबर से 15 अक्टूबर के बीच जो अवधि है वो है। इसके बाद क्या है? मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीनों में सर्वाधिक वर्षा होती है। पूर्वी तटीय मैदान मतलब मानसून के निवर्तन काल में अक्टूबर और नवंबर के महीने में भारत में अच्छी खासी वर्षा हो जाती है। कहाँ पे होती है? पूर्वी तटीय मैदान पे। तो आपसे पूछ लेगा जब मानसून वापस जा रहा होता है तो अक्टूबर और नवंबर में कहाँ पे सबसे अधिक वर्षा होती है? और ऑप्शन देगा पश्चिमी घाट, तो बोल देंगे नहीं, पूर्वी घाट में होती है। पूर्वी घाट या पूर्वी तटीय मैदान पे सबसे अधिक वर्षा हो जाती है। अब इसके बाद जो है अब देखो मानसून के निवर्तन काल में पूर्वी तटीय मैदान पर होने वाली वर्षा दो कारणों से होती है। जब मानसून वापस जा रहा है उसके कारण जो वर्षा होती है भारत में वो क्यों होती है? एक कारण तो ये है लौटता मानसून व उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों से, मतलब एक लौटता मानसून व उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवनों के द्वारा होता है। दूसरा बंगाल की खाड़ी में विकसित होने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से। तो तभी देखा जाता है कि अक्टूबर महीने में सबसे ज्यादा चक्रवात आते हैं। ठीक, तो इससे भी वर्षा होती है। अब इसके बाद क्या है? लौटते मानसून से अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट पर वर्षा अधिक होती है। देखो लौटता हुआ मानसून जो है अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट पर वर्षा होती है। इससे क्या होता है कि आंध्र प्रदेश में जो है ना अक्टूबर के महीने में बाढ़ की या चक्रवात की समस्या बनी रहती है। वही उड़ीसा के पास भी होता है। ठीक है, तो ये याद रखना, लौटते मानसून से अक्टूबर के महीने में आंध्र प्रदेश के रायलसीमा तट पर वर्षा अधिक होती है। अब इसके बाद देखो नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर, ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछेगा, इसी वजह से ये लिखा हुआ है इसमें। नवंबर के महीने में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पर वर्षा होती है। अब क्वेश्चन पूछेगा नवंबर के महीने में मालाबार तट पर वर्षा होती है? नहीं, कोरोमंडल तट पे। मालाबार तट जो है केरल में है, हाँ, कोरोमंडल तट कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। इसके बाद क्या है? भारत में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा लगभग 20 दिसंबर से प्रारंभ होती है। यानी जो शीत ऋतु में वर्षा होती है वो कब से प्रारंभ होती है? 20 दिसंबर से। कब तक चलती है? मार्च तक। इसके बाद क्या है? भारत में शीतकालीन वर्षा दो तरह की हवाओं से होती है। पहली उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा, दूसरी पश्चिमी विक्षोभ। पहला क्या है? उत्तर पूर्वी मानसूनी वर्षा, फिर उसके बाद पश्चिमी विक्षोभ। ठीक है, अब देखो शीत ऋतु में भारत में वर्षा के दो क्षेत्र हैं। पहला है पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्य। पहला पश्चिमोत्तर भारत के पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्य। दूसरा है तमिलनाडु का कोरोमंडल तट। यानी शीत ऋतु में भारत में केवल यहीं पर वर्षा होती है। पहला पश्चिमोत्तर भारत जिसमें दिल्ली आ जाता है, पहाड़ी राज्य और मैदानी राज्य तमिलनाडु। दूसरा जो वर्षा होती है शीत ऋतु में तमिलनाडु के कोरोमंडल तट पे, सबसे ज्यादा यहीं पे होती है कोरोमंडल तट पे शीत ऋतु से। ठीक है, अब इसके बाद क्या है? पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा का कारण क्या है? शीतोष्ण चक्रवात। यानी पश्चिमोत्तर भारत में जो वर्षा होती है शीत ऋतु में उसका मेन कारण है शीतोष्ण चक्रवात। कोरोमंडल तट पे जो वर्षा होती है उसका क्या कारण है? उत्तर पूर्वी मानसून। तो ये याद होना चाहिए। अब इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ के विषय में सुनो। उत्पत्ति भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर से, मतलब पश्चिमी विक्षोभ कैसे बनता है? इसकी उत्पत्ति भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर से। ठीक है, पश्चिम में भूमध्य सागर से पछुआ जेट धाराओं के माध्यम से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। मतलब इसमें जो
पश्चिमी विक्षोभ जो है भूमध्य सागर में जो है पछुआ जेट धाराएं, उसके माध्यम से क्या करता है, भूमध्य सागर से मॉइस्चर लेता हुआ आता है भारत की ओर। ठीक है, तो यही बताया जा रहा है कि उत्पत्ति भारत के पश्चिम में भूमध्य सागर में पछुआ जेट धाराओं के माध्यम से पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होने लगता है। ठीक है, भूमध्य सागर से पूर्व की ओर बढ़ने पर क्रमशः, यानी जब भूमध्य सागर से बढ़ेगा फिर उसके बाद काला सागर आएगा और कैस्पियन सागर आएगा, के ऊपर से होकर प्रवाहित होता है भूमध्य सागर, फिर उसके बाद काला सागर उसको मिल जाएगा, उससे मॉइस्चर ले लेगा, फिर उसके बाद कैस्पियन सागर मिलेगा, उससे मॉइस्चर ले लेगा और भारत में आगे वर्षा कर देगा। मतलब पाकिस्तान में भी करेगा, जो भी अफगानिस्तान में कुछ पार्ट में करेगा, कजाकिस्तान में करेगा, लेकिन भारत में भी करेगा। ठीक है, हम लोग भारत के विषय में पढ़ रहे हैं ना, इस वजह से। भारत में प्रवेश करने के बाद पश्चिमी विक्षोभ मुख्य रूप से पश्चिमोत्तर भारत में वर्षा करता है। मतलब ये जब भारत में प्रवेश कर जाता है पश्चिमी विक्षोभ, तो ज्यादातर कहाँ पर वर्षा करता है, पश्चिमोत्तर भारत में। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा रबी फसलों के लिए लाभदायक है। ये याद रखना, रबी फसलों के लिए लाभदायक है। कौन सी, पश्चिमी विक्षोभ के कारण होने वाली वर्षा। अगर ये वर्षा ना हो तो गेहूं के लिए दिक्कत हो जाती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा शीतकाल में JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, ये याद रखना, ये याद कहाँ कहाँ होती है। पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली वर्षा शीतकाल में JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ से वर्षा होती है। यानी ये सारे पॉइंट हमें याद रखना है कि हिमाचल प्रदेश में भी होती है, उत्तराखंड में, पंजाब में, हरियाणा में, दिल्ली में और राजस्थान में। ठीक है, पश्चिमी विक्षोभ जो है, पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। पश्चिमी विक्षोभ एक शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है। ये याद रखना, पश्चिमी विक्षोभ आपसे पूछ लिया जाएगा क्या है, तो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, जिसकी उत्पत्ति कहां से हुई है, भूमध्य सागर से हुई है, तथा पश्चिम जेट के सहारे भारत में प्रवेश करता है। देखो आपसे पूछेगा पश्चिमी विक्षोभ कैसे बनता है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात के कारण कहां से बनता है, भूमध्य सागर से बनता है। किसकी मदद से भारत में प्रवेश करता है, पश्चिमी जेट के सहारे। और सुनो, मानसून से पहले फुहार, मतलब जब मानसून नहीं आता उससे पहले कुछ वर्षा होती है, बूंदे बांदे होती है, तमिलनाडु में होती है, केरल में होती है और कर्नाटक में होती है। तो इसको मानसून पूर्व फुहार कहा जाता है। अब बात आती है वृष्टि छाया प्रदेश, मतलब ऐसे क्षेत्र जहां पर वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता है, तो उसको वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ऐसा क्षेत्र जहां पर वर्षा का पानी नहीं पहुंच पाता है, ऐसे क्षेत्र को वृष्टि छाया प्रदेश कहा जाता है। ठीक है, तो इसके विषय में देखो, इसमें क्या है, समानता, इसमें क्या है, समानता पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच में, समानता पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के बीच वाला भाग वृष्टि छाया प्रदेश है। मतलब पश्चिमी घाट एक तरफ है, दूसरी तरफ क्या है, पूर्वी घाट है। जैसे ये भारत है, जैसे ये भारत है समझ लो, तो यहाँ पे पश्चिमी घाट है, यहाँ पे पूर्वी घाट है। अब ये जो वर्षा आ रही थी दक्षिण पश्चिमी मानसून से यहाँ पे आई, फिर उसके बाद ये टकरा के इधर भी चली गई कुछ, तो क्या हुआ, ये भारत में प्रवेश करेगी, इससे टकराएगी पश्चिमी घाट से, तो इधर चली जाएगी, तो ये रीजन बच जाएगा। फिर पूर्वी घाट में यही रीजन होगा, ये ऊपर चला जाएगा, ये बच जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ज्यादातर वो भाग वृष्टि छाया के अंतर्गत आता है जहां पर पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट है। ठीक है, उनके बीच में जो है वही आता है। इसी वजह से महाराष्ट्र में ज्यादातर विदर्भ क्षेत्र जो है पूरी तरीके से सूखा रहता है लगभग। तो इसमें देख लो, समानता पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट के मध्य वृष्टि छाया प्रदेश आता है। ठीक है, भारत में वृष्टि छाया प्रदेश के अंतर्गत 3 प्रमुख क्षेत्र आते हैं। पहला क्षेत्र है महाराष्ट्र का विदर्भ, तभी यहाँ पर किसान भी आत्महत्या बहुत ज्यादा होती है यहाँ पे। फिर उसके बाद तेलंगाना का क्षेत्र आता है, फिर उत्तरी कर्नाटक का पठार आता है। यानी ये 3 क्षेत्र है जहाँ पर
वृष्टिछाया प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। पहला महाराष्ट्र का विदर्भ, तेलंगाना का क्षेत्र और उत्तरी कर्नाटक का पठार। अब बात आती है एल नीनो। एल नीनो क्या है? दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर, दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वाडोर और पेरू देशों के तट पर होती है। मतलब एल नीनो की जो घटना होती है कहाँ पर होती है? या दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट पर इक्वाडोर और पेरू के देशों के तट पर होती है। इससे क्या होता है? एल नीनो में वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। मतलब जब ये घटना होती है तो जहाँ पर वर्षा अधिक होनी चाहिए वहाँ कम हो जाती है, जहाँ पर कम होनी चाहिए वहाँ पर अधिक हो जाती है। ये चेंज आता है। तो भारत के लिए क्या है? एल नीनो से वर्षा बढ़ जाएगी कि घट जाएगी, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो पहले ला नीना देख लो, फिर बताओ उसमें ला नीना के विषय में। देखो ला नीना की स्थिति पैदा होने पर भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा मध्य भाग में समुद्री सतह का तापमान असमान रूप से ठंडा हो जाता है। मतलब ला नीना की कंडीशन में प्रशांत महासागर के पूर्वी तथा मध्य भाग में जो समुद्र का तापमान है वो ठंडा, मतलब असमान रूप से ठंडा हो जाता है, गर्म होने की जगह ठंडा हो जाता है, चेंज में आ जाता है। पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा पैदा किए गए सूखे की स्थिति को ला नीना बदल देते। मतलब पश्चिमी प्रशांत महासागर में एल नीनो द्वारा पैदा किए गए सूखे की स्थिति को ला नीना के द्वारा बदल जाती है तथा आर्द्र मौसम को जन्म देती है, जिस वर्ष एल नीनो की सक्रियता बढ़ती है उस साल दक्षिण पश्चिमी मानसून पर इसका असर निश्चित रूप से पड़ता है। मतलब ये जब घटना होगी तो इस घटना के कारण दक्षिणी पश्चिमी मानसून पर असर पड़ता है। अब देख लो भारत में एल नीनो के कारण सूखे का खतरा सबसे ज्यादा रहता है। मतलब जब एल नीनो आता है, ला नीना आएगा तो भारत में वर्षा अच्छी हो जाएगी, लेकिन एल नीनो आएगा तो इससे क्या होगा? भारत में सूखे की स्थिति सबसे ज्यादा आ जाती है। इसके अलावा क्या है? एल नीनो दक्षिणी दोलन, केवल एल नीनो, इसमें क्या होता है? जब एल नीनो केवल होता है तो उससे पूर्वी प्रशांत में गर्म पानी, ये पॉइंट याद रखना, अगर एल नीनो केवल हो रहा है तो क्या होगा? जो प्रशांत महासागर है उसके पूर्वी भाग में गर्म पानी होगा और पश्चिमी प्रशांत में क्या होगा? ठंडा पानी होगा। यानी प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पानी जो होगा गर्म होगा एल नीनो के केस में, और पश्चिमी भाग में क्या होगा? ठंडा होगा। और जब एसओ होता है यानी साउथ ऑसिलेशन होता है तो उसमें क्या होता है? कहानी चेंज आ जाती है। क्या चेंज आती है कि जो पानी हमारा गर्म था पूर्वी प्रशांत पर कम दाब आ जाएगा। मतलब साउथ ऑक्सीलेशन पे क्या होगा? यहाँ पर पानी गर्म हो रहा था, टेम्परेचर का खेल था, अब इसमें क्या होगा? दाब का खेल हो जाएगा। तो पूर्वी प्रशांत पर क्या होगा? दाब कम हो जाएगा, पश्चिमी प्रशांत पर दाब बढ़ जाएगा। ठीक है, जैसे पूर्वी प्रशांत पर जब एल नीनो की स्थिति थी तो टेम्परेचर बढ़ गया जिससे पानी गर्म हो गया, और पश्चिमी क्षेत्र पे क्या हुआ? टेम्परेचर कम हुआ जिससे पानी ठंडा हो गया। वही साउथ ऑक्सीलेशन में क्या होगा? पूर्वी प्रशांत पर कम दाब होगा और पश्चिमी प्रशांत पर उच्च दाब होगा। ठीक है, तो इनका कॉम्बिनेशन जब बनेगा तो क्या आएगा? कॉम्बिनेशन में ये होगा कि पूर्वी प्रशांत पे पानी गर्म होगा एक बार, दूसरा दाब क्या होगा? कम होगा पूर्वी प्रशांत पे। अगर ये दोनों कॉम्बिनेशन होगा तो क्या होगा कि गर्म पानी होगा पूर्वी प्रशांत पे और दाब क्या होगा? कम होगा। वहीं पश्चिमी पे पानी ठंडा होगा और दाब क्या होगा? उच्च होगा। जितना टेम्परेचर ज्यादा होगा उतना दाब कम होगा, जितना टेम्परेचर कम होगा उतना दाब बढ़ेगा। तो वही कहानी इसमें। अब दक्षिणी दोलन सूचकांक और भारतीय मानसून, तो ये कुछ कंडीशन है जो याद होनी चाहिए। हिंद महासागर का डायपोल प्रभाव क्या है? भारत में एल नीनो समान नहीं, मतलब ये कहानी बताया जा रहा है कि डायपोल की वजह से भारत में क्या होता है कि हर साल एल नीनो की कहानी सेम नहीं होती ना, कभी आता है कभी नहीं आता है।
तो इससे क्या हुआ, ये मानसून का जो हमारा था, क्या कहते हैं, जलवायु का, ये तो पूरा हो गया। अब बात आती है कुछ वन है उनके विषय में देख लेते हैं। तो भारत की वनस्पतियां जो हैं उनके विषय में देखना है। अब क्या करते हैं, ये चैप्टर जो है इसको अगले लेक्चर में शुरू करते हैं। ठीक है, भारत की वनस्पतियां। समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।